ये कहानी टैमी ओल्डहैम के जीवन की एक सच्ची कहानी है। उन्होंने किस तरह से 41 दिन तक अकेले समंदर में सरवाइव किया। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को पानी में दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है, और जब उसे होश आता है तो वो रिचर्ड नाम के लड़के को आवाज देती हुई वहां से बाहर आती है। और अब हम देख पाते हैं कि वो एक बोट में है जो समंदर में है। वो लड़की बार बार रिचर्ड को आवाज देती है पर वहाँ पानी के सिवा कुछ भी नहीं होता। और अब ये कहानी 5 महीने पीछे जाती है जहाँ पे एक आइलैंड जिसका नाम तहीती है, वहाँ पर घूमने के लिए एक लड़की आती है। और ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। इसका नाम टैमी है। वो कैलिफोर्निया में रहती है पर उसे देश दुनिया घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर आई होती है। यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम काम क्या करती हो। वो कहती है कि मैं हर वो काम करती हूँ जिसमें मुझे पैसे मिले। दरअसल इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। एक दिन उसे इसी आइलैंड में एक आदमी मिलता है जिसका नाम रिचर्ड है। वो एक ब्रिटिश सेलर है, यानी कि वो पैसों के लिए लोगों के जरूरत के सामान को समंदर के रास्ते उनकी जगह पर पहुंचाता है। और उसके पास उसकी खुद की एक बोट भी है। वो टैमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, और जब टैमी उसके बोट में जाती है तो वो देखती है कि रिचर्ड ने बोट में अपनी बहुत सारी तस्वीरें लगाई होती हैं जिसमें वो बहुत सारी जगहों पर होता है। ये देखने के बाद टैमी बहुत खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ये सारी जगह घूम चुके हो। वो कहता है हाँ। टैमी कहती है फिर तुम्हें बहुत मजा आता होगा। वो कहता है हाँ, कुछ खास नहीं, क्योंकि समंदर में नींद पूरी नहीं होती, बॉडी काली पड़ जाती है, साथ ही आप हमेशा गीले रहते हैं और भूखे भी। और सबसे बड़ी बात कि आपको हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि भ्रम। टैमी कहती फिर ये काम क्यों करते हो। वो बताता है कि ये एक एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसा दृश्य जब समंदर में लहरों को चीर कर आगे बढ़ना। और अब टैमी समंदर में घूमने के लिए एक्साइटेड होती है। अगले दिन रिचर्ड टैमी को समंदर में अपने साथ ले भी जाता है, और बहुत जल्द टैमी और रिचर्ड एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसकी वजह एक ये भी होती है कि इन दोनों के शौक एक जैसे होते हैं। टैमी को एडवेंचर पसंद है, वहीं रिचर्ड अलग अलग कंट्रीज में घूम चुका है। लेकिन अब जब टैमी को वो पसंद करता है और टैमी भी रिचर्ड को पसंद करती है, क्योंकि वो रिचर्ड के साथ रहकर अपने इस सपने को पूरा कर सकती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन इन्हें एक ओल्ड कपल मिलते हैं। रिचर्ड को वो पहले से जानते हैं। वो बताते हैं कि तुम कैलिफोर्निया तक हमारी एक बोट ले जा सकते हो, हम तुम्हें $10,000 देंगे, साथ ही वापस आने की टिकट भी। रिचर्ड उस पर मान जाता है, पर वो कहता है क्या मुझे एक और टिकट मिल सकती है, क्योंकि वो अपने साथ टैमी को भी ले जाना चाहता है। वो ओल्ड कपल मान जाते हैं, पर टैमी इससे खुश नहीं होती क्योंकि उसका घर कैलिफोर्निया में है और वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। रिचर्ड बताता है कि अगर तुम जाना नहीं चाहती तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आधी दुनिया घूमने के बाद तुम्हें पाया है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिसके बाद टैमी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, और अब ये कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी सफर में एक रात रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो उसे एक रिंग भी देता है जो उसने खुद बनाई होती है। और अब अगली सुबह एक छोटा सा पक्षी उड़ता हुआ इनकी बोट में आके गिरता है, जिससे ये हैरान होते हैं क्योंकि इस वक्त ये किनारे से हजारों मील दूर होते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा सा पक्षी उड़कर कैसे आ सकता है। रिचर्ड कहता है कि शायद ये हवा के सहारे उड़कर यहाँ पर आया है। टैमी कहती है क्या हमें चिंता करनी चाहिए। रिचर्ड रेडियो को ऑन करके सुनता है तो उसे पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान इनकी ओर आ रहा है, जिससे घबरा जाते हैं क्योंकि इस वक्त ये जमीन से बहुत दूर है। इसलिए उस तूफान से बचने के लिए ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, पर उसे कोई भी फायदा नहीं होता और इनकी बोट समंदर में फंस जाती है। ये तूफान बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। सिचुएशन को देखते हुए रिचर्ड टैमी को बोट के अंदर जाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो इस हाल में रिचर्ड को छोड़कर जाना नहीं चाहती। पर उसके बार बार कहने पर वो नीचे जाने को मान जाती है। लेकिन जब वो बोट के अंदर जाती है कि तभी एक बहुत बड़ी लहर इनके बोट से टकराती है, जिसमें रिचर्ड पानी में गिर जाता है और इनकी बोट भी पानी में चली जाती है। और जब तूफान शांत होता है और टैमी बोट से ऊपर आती है और रिचर्ड को चारों तरफ देखती है, पर वो कहीं भी नहीं होता। और अब ये कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जब टैमी रिचर्ड को आवाज दे रही होती है। जिसके बाद वो रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, पर उसमें पानी जाने से वो खराब हो चुका है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर बोट में लेट जाती है। वो काफी जख्मी होती है और थकी भी, जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी लाइफ बोट उसके पास नहीं है,
वो दूरबीन से वो अपने आसपास देखती है तो उसे दूर उसकी लाइव बोट दिख जाती है। उसे लगता है कि जरूर वहाँ पर रिचर्ड होगा। जिसके बाद वो अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर उसमें पानी जाने से वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब वो रिचर्ड को बचाने के लिए पानी में खुद ही कूद जाती है। उसकी बड़ी बोट बहकर दूर जा रही है, जिस वजह से वो वापस अपनी बोट पर आ जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बोट को खोना नहीं चाहती। वो बोट को रिचर्ड की ओर ले जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बोट की सेल्स हटने से बोट मुड़ नहीं पाती। जिसके बाद वो उसमें सेल्स लगा देती है। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल होता है, पर वो किसी भी तरह से ये कर लेती है। ये बोट पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है, उसके चारों तरफ क्रैक होते हैं। वो उस पर टेप लगाती है ताकि उसमें पानी ना भर सके, और जो पानी बोट में भरा होता है उसे वो पंप से बाहर निकाल देती है और अब उसकी बोट थोड़ी सही हो जाती है। वो उस बोट से रिचर्ड के पास जाती है और उसे अपनी बोट के पास लाती है, पर उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बोट में चढ़ भी नहीं पाता। जिसके बाद टेमी उसे रस्सी से बांधकर ऊपर खींच लेती है, क्योंकि उसके पैर में बहुत ही बड़ा जख्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब उसकी सारी पसलियां टूट चुकी हैं। वो रिचर्ड को बताती है कि हम समंदर के बहुत ही ज्यादा अंदर हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हमारे बारे में पता भी होगा, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं वहाँ कोई हमें ढूंढने के लिए नहीं आएगा और अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। रिचर्ड कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, कोई न कोई हम तक जरूर पहुँच जाएगा। दरअसल इन्हें कैलिफोर्निया पहुँचना है, पर वहाँ तक पहुँचने में इन्हें 25 दिन या फिर उससे भी ज्यादा लग सकते हैं और इनके पास इतना खाना नहीं है कि ये इतने दिन तक सरवाइव कर सके। इसलिए अब ये फैसला करते हैं कि ये कैलिफोर्निया ना जाकर हवाई जाएंगे और अब ये उस तरफ मुड़ जाते हैं। हालांकि वो भी बहुत दूर होता है, पर ये किसी भी तरह से समंदर के किनारे पहुंचना चाहते हैं और मैप के हिसाब से जो किनारा इनसे नजदीक होता है वो उसी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अब इन्हें समंदर के अंदर पूरे 10 दिन हो चुके हैं और इनका खाना सिर्फ ना के बराबर है। रिचर्ड कहता है कि इतने खाने से हम कभी भी हवाई नहीं पहुंच सकते। अगर हमें जिंदा रहना है तो तुम्हें मछलियां पकड़नी होंगी जिन्हें खाकर हम जिंदा रह सकते हैं। पर टेमी ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। पर अब और कोई रास्ता भी नहीं है इनके पास, और अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें ये करना ही होगा। इसलिए वो पानी में मछलियां पकड़ने के लिए चली जाती है, पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इनके पास खाना पानी खत्म हो चुका है, लेकिन इनकी किस्मत एक बार इनका साथ देती है और बारिश होना शुरू हो जाती है और अब ये भर पेट पानी पीते हैं। टेमी काफी पानी स्टोर भी कर लेती है। वहीं रिचर्ड के पैर का जख्म और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और उसे बहुत ही तेज फीवर भी होता है। और एक रात जब टेमी सो रही होती है तो समंदर में उसे कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो उस तरफ देखती है तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप उसकी ओर आ रहा होता है। उसे देखने के बाद वो पागलों की तरह जोर जोर से आवाज देती है, पर वो शिप उसके सामने से जाके अंधेरे में गायब हो जाता है। दरअसल ये उसका हेल्यूसिनेशन होता है। और अब अगली सुबह वो रिचर्ड को पानी पिलाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और वो अगली सुबह टेमी को कहता है कि मुझे जाने दो। टेमी कहती है कि अब मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। जिसके बाद इस फिल्म का सबसे बड़ा सच हमारे सामने आता है और वो ये है कि टेमी के साथ इस पूरे सफर में रिचर्ड था ही नहीं, क्योंकि उसकी मौत तभी हो गई थी जब वो बोट से पानी में गिरा था। पर टेमी रिचर्ड से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने उसकी मौत को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिस वजह से उसे हेल्यूसिनेशन में रिचर्ड दिखाई दे रहा था। पर अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि रिचर्ड मर चुका है तो उसे रिचर्ड दिखाई देना बंद हो जाता है, पर साथ ही उसे रिचर्ड के मरने का बहुत दुख होता है और साथ ही उसका खाना पानी भी अब खत्म हो चुका है। इसलिए वो पानी में जाकर मछली को पकड़कर अपने बोट में लाती है और उसे खा लेती है। और अब धीरे धीरे उसे इस समंदर में पूरे 41 दिन हो चुके हैं और अब उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो खड़ी भी हो सके। वो बोट में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी होती है और तभी एक छोटा सा पक्षी उसके बोट में आकर बैठ जाता है, और जिसका मतलब ये है कि किनारा उसके करीब ही है। टेमी जब उस तरफ देखती है तो उसे किनारा दिख जाता है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है। उसे कुछ दूरी पर एक शिप भी दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसकी तरफ फ्लेयर गन चलाती है, जिसका सिग्नल उन लोगों को मिल जाता है और वो उसके पास आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। और अब कुछ दिन बाद जब उसकी हालत सही हो जाती है तो वो एक बार फिर से तहीती आइलैंड पर जाती है, जहाँ पर वो रिचर्ड और अपनी तस्वीरें देखती है तो उसे बहुत दुख होता है।
जिसके बाद वो रिंग जो रिचर्ड ने उसे दी थी उसे समंदर में बहा देती है और यहीं पर ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची कहानी है जो 1983 में घटी थी, जिस पर 2018 में ये फिल्म बनी। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $59.9 मिलियन की। तो उम्मीद करता हूँ कि सच्ची सर्वाइवल कहानी आपको पसंद आई होगी।